इस बार के नए सीड्स और फर्टिलाइजर्स से हमारे किसानों को काफी राहत होगी और 2021 तक 80 नए स्टोर्स खोलने का हमारा टारगेट होगा। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है हमको। थैंक यू सर। हमें इस पर तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इतने सारे नए स्टोर्स खोलना हमारी कंपनी के लिए फायदे का सौदा। अपूर्व, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें फ्री डिलीवरी चेन सेटअप करने के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि फार्मर्स को सीड्स और फर्टिलाइजर्स लेने के लिए छोटे मोटे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है और सामान उनके दरवाजे तक आ जाएगा। अपूर्व, तुम्हें पता है कि फ्री डिलीवरी चेन शुरू करने में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है? ये फार्मर्स के एंगल से ठीक है, लेकिन कंपनी के नहीं। फ्री डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के मार्जिन पर आएगा। तुम्हारे इस सजेशन से कंपनी को सिर्फ लॉस पहुंचेगा। मुकुंद जी, ये कंपनी सिर्फ इसीलिए खोली गई थी कि किसानों का फायदा हो सके। मैं नया हूं, लेकिन ये बात बखूबी जानता हूं कि कंपनी किन आदर्शों पर चल रही है। और रहा सवाल कंपनी के फायदे का, तो ये स्टेप एक इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म फायदा। और मेरा मानना है कि सिर्फ फ्री डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड करने से फार्मर्स हमारी कंपनी की इतनी फ्री माउथ पब्लिसिटी करेंगे कि अगले 2 साल में 300% तक की ग्रोथ होगी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। इससे पहले कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के दिमाग में ये आइडियाज आए, हमें इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा, कि हमारी कंपनी फार्मर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करती है। गुड, वेरी गुड। सर, अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके पोजीशन के लिए अच्छी बात नहीं है सर। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया, या फिर आपने मेरी साइड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? क्योंकि मुकुंद जी को तो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपूर्व, मैंने तुम्हारे आइडिया को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि वो हमारी कंपनी और हमारे फार्मर्स के लिए फायदेमंद है। उस काफसे के बच्चे का काम तमाम करना है। बहुत नाक में दम कर रखा है उसने। इस बार चार्ज थोड़ा ज्यादा बैठेगा सर। बोल कितना? 10 15 दिए, लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। पकड़ा गया तब भी नहीं। अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस, बाकी काम होने के बाद। करना कब है? तुम तैयारी करो, डेट में बताता हूँ। यश, सो जा बच्चा। क्या हो गया? सो जा, सो जा। नहीं, मम्मा थक गई। यश, क्यों रो रहा है? सो जाना। नींद नहीं आ रही है? हाँ, सो जाना। क्या हुआ यश? सो ही नहीं रहा है। आजा आजा बच्चा, आजा आजा मेरे पास आओ। आज पापा सुलाएंगे बच्चे को, हैं? मेरा बच्चा। चलो चलो मेरे साथ चलो। आप क्या कर रहे हो? तुम 2 रात से सोई नहीं हो, सो जाओ आराम से। चलो बच्चे, बाहर चलते हैं। आजा। भाग्यश्री, मैं सोच रहा हूँ कि अपूर्व अब तैयार है। मैं रिटायर हो जाता हूँ, वो संभाल लेगा कंपनी। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको भी ना थोड़ा सा आराम करना चाहिए। गुड बॉय। चले अपूर्व, हो गया नाश्ता? जी बाबा, बस। खाना गोपाल के हाथों भिजवा दूंगी। चले बेटा। बाय बाय। बाय यश, बाय बेटा। बेटा, इनकी भी मजबूरी है बेटा। पापा, ऐसे लोगों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं। आप धवल काप से एक कामयाब बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। साफ था कि यह कोई राह चलती हत्या नहीं थी, इसे करवाया गया था। यह हत्या किसी के बुरे इरादों और मन में बैठी मैल का नतीजा था।
चारों गोलियां लोकल मेड गन की लगती हैं सर। चारों गोलियां सीने में मारी गई हैं। जी सर। सर मिस्टर कापसे के मर्डर केस पर ही काम कर रहा हूं। आई नो सर, मुझे पता है कि वो एक पब्लिक फिगर थे। जी सर, कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद सर। सर एफएसएल ने कंफर्म कर दिया है कि लोकल मेड गन ही यूज हुआ था और हाल फिलहाल में इस तरह का गन कहां बेचा गया है, किसको बेचा गया और किसने बेचा है, ये सब पता लगाने के लिए खबरी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। ये मर्डर करवाया गया है बड़ी प्लानिंग के साथ, और ये जो कोई भी है उसे धवल कापसे का रूटीन पता था। उस सिग्नल पर कब पहुंचता है उसका अंदाजा था। या फिर घर से ही पीछा किया गया था। धवल कापसे का घर और जहां मर्डर हुआ था वो सिग्नल वाला एरिया, बाकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राइट सर। क्या हुआ? मैंने कहा था ना ये नंबर सिर्फ इमरजेंसीज के लिए दिया है। क्यों कॉल किया? मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम कॉल मत करना, मैं करूंगी। मम्मी ने दूध पिया? नहीं, सोने की कोशिश कर रही है। जानवी क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, जिसने भी पापा को। उस भिखारी का चेहरा देखा था या हुलिया बता सकते हो? बस इतना देखा कि उसके कपड़े बहुत मैले थे, आधा चेहरा शॉल से ढका हुआ था। तुमने कुछ देखा? नहीं देख पाया सर। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो बाइक पर बैठकर उल्टी तरफ भाग गया। उस बाइक के बारे में कुछ बता सकते हो? नंबर प्लेट देखी थी? ब्लैक कलर की बाइक थी, जेके बाइक जैसी। मैं नंबर ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसके नंबर की शुरुआत MH12 से थी सर। MH12 मतलब बाइक पुणे की है सर। आप लोगों को किसी पर शक? कोई ऐसा कर सकता है? पता नहीं सर, कौन करेगा ऐसा? मैं हमेशा धवल से कहती थी संभल कर आया जाए कर, थोड़ा चौका ना रहे, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी। आप उनसे ऐसा क्यों कहती थी? क्या उन्हें कोई खतरा था? 2 साल पहले भी उन पर अटैक हुआ था। क्या बोल रहे हो आप? उस वक्त भी गोपाल उनके साथ था। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? बाहर निकल! हट! कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो आप लोग। भाई हमने क्या गलती की है? छोड़ दे! ये सिर्फ वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम सीधा तेरे भेजे में लगेगी, समझा? चल निकल। इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। पापा नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो। पापा पर किसी ने हमला किया, उन्हें डराया, धमकाया, तो किसी ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? मैंने कहा था धवल से, उसने बड़े ऑफिसर से बात भी की थी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली थी। 6 महीने बाद उन्हें लगा कि सब ठीक है तो उन्होंने प्रोटेक्शन हटवा दी। आपको पता ही ये हमला किसने किया था? धवल को शक था कि इसके पीछे सारंग सिंह और संजय जगताप का हाथ हो सकता है। वो बिजनेसमैन, उन दोनों का भी सेम बिजनेस है। पर धवल जी को ऐसा क्यों लगा था कि वो हमला संजय या सारंग ने किया होगा? 2 साल पहले धवल ने महाराष्ट्र में 5 राइस मिल शुरू किए थे। उसकी वजह से संजय और सारंग को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था और वो दोनों बहुत नाराज थे। क्या धवल भाव, किसानों के लिए पहले ही आपने फर्टिलाइजर और मिट्टी के रेट मार्केट में कम कर रखे। आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नुकसान हो रहा है। और अब ये 5 राइस मिल खोलने की क्या जरूरत थी? पैसा तुम्हारा है भाव, खोला तो खोला, और उन किसानों से इतना महंगा धान क्यों लेना? तुम्हारी वजह से कोई भी किसान अपनी फसल बेचने को तैयार नहीं है किसी और को। देखो, मैंने ये बिजनेस किसानों को सपोर्ट करने के लिए ही शुरू किया था। आज उनकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने जो मुझे दिया वो मैं उन्हें वापस लौटा। लेकिन आपके दान धर्म से हमारे धंधे में नुकसान होता है, उसका क्या? हमारे लिए तो यही सही होगा कि तुम अपना बिजनेस प्लान बदलो, हमारा साथ दो, ना कि उन गरीब किसानों का। अगर मैं मना कर दूं तो? क्या तकलीफ है धवल भाव? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हमको भी फिक्र होगी। उस मीटिंग के बाद ही धवल को उन गुंडों ने धमकी दी थी, और इस बार धमकी को अंजाम दे दिया। सर, संजय और सारंग ने करवाया होगा, वो तो पहले से इतना चढ़े हुए थे। सर, हम लोग किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने वाले थे और ये आइडिया आप
हमारे बिजनेस को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को बदल देता। तो क्या संजय और सारंग को आपके इस बिजनेस प्लान के बारे में पता था क्या? क्या आपने अपने इस प्लान को मार्केट में अनाउंस कर दिया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन सर कोई तो है जिसने ये बात कंपनी में लीक की है। उस बोर्ड मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे, मुझे सबके डिटेल्स चाहिए। की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली क्राइम ब्रांच पर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर है। हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से प्रशासन भी सख्ते में है। क्राइम ब्रांच पर कातिल को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा दबाव बढ़ गए हैं। धवल कापसे की हत्या से पूरा राज्य शोक के माहौल में है। उनके ना रहने से किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि धवल कापसे किसानों के सबसे बड़े समर्थक और हिमायती थे। हेलो, देखा क्या? टीवी पे धवल कापसे के मर्डर की न्यूज़ दिखा रहे हैं। सब आपके फोन का इंतजार था। काम तो कल करना था ना। अब सब मुहूर्त तो निकाला नहीं था ना, फील्डिंग कर रहे थे, मौका मिला सो कर दिया। ठीक है, काम सफाई से हुआ है ना, मेरा नाम आना नहीं चाहिए। साहब बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। और साहब वो बैलेंस अमाउंट कल रात 9 बजे मिल वहीं पर। ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट धवल कापसे की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली मारने वाला भिखारी के वेश में आया था। ऐसा लग रहा था कि हत्या के पीछे कई खिलाड़ी थे। इस हत्या के पीछे का मकसद एक रहस्य था, जिसका पता लगाने के लिए पुलिस को भी काफी मेहनत करनी थी। सर, एक ब्लैक बाइक मिली है। संगम सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ भी क्लियर नहीं देगा, लेकिन वहां से गोला चौक की तरफ जाते हुए रास्ते पर एक सीसीटीवी में फुटेज क्लियर मिली है। यही बाइक है सर। अगर प्रोफेशनल किलर्स हैं तो नंबर प्लेट भी फर्जी होगा सर। धवल कापसे के बिजनेस राइवल संजय और सारंग बुलाकर लेकर उन्हें बात करके देखते हैं, पता तो चल जाएगा कौन कितने पानी में है। सलाम साहब। बोल गणेश, क्या खबर है? साहब वो गन सेलर जिसने गन बेची थी वो मिल गया है। नाम क्या उसका? लक्ष्मण खुरपे नाम है सर, यही शंभूवाड़ी में रहता है, घर से ही ऑपरेट करता है। कौन है? कैसे रहे साहब? तलाशी लो करके। साहब ये सब क्या किया मैं? ऐसे सारा घर क्यों छाने साहब? सामने सीधा आदमी है। 2 मिनट रुक जा, तब पता चल जाएगा। सर, ये गन मिली सब। सीधा आदमी है तू। इससे सारा हमें अच्छे से पता है। 2 साल पहले आपने धवल जी को धमकी दी थी और ठीक उसके बाद ही उन पर हमला हुआ था। हाँ, उनकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मैं और संजय उनसे बात करने गए थे। अटैक वगैरह कुछ नहीं करवाया। 2 साल पहले भी पुलिस ने पूछताछ की थी, कुछ नहीं मिला। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। आपके बिजनेस में और कोई है जो उन पर हमला करवा सकता है? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। धवल कापसे अपने मन की करने वाला आदमी था। अब ऐसे में उसके कितने दोस्त थे, कितने दुश्मन, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? कभी कभी इंसान अंदर से चोट खाया हुआ होता है। आप पता लगाइए, कोई अपना तो नहीं था। चलते थे, अपना ध्यान रखना है और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। चलो सुनीता। जा रहे हैं मामा जी? हाँ बेटा, ये दिल्ली की फ्लाइट है, कुछ काम है। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। चलो। अपूर्व, चल यार मैं भी चलता हूँ। चलो। कुछ खाया माने? हम क्या हुआ जानवी?
किसका फोन आ रहा है? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर है। मैं यश को देख के आती हूँ, वो जाग गया होगा ना। अपूर्व ने किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने के लिए एक प्लान सजेस्ट किया था सर। पूरा प्रपोजल पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि सर बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था सर। अगर ये प्लान ऑपरेशन में आ जाता तो सर हमारी कंपनी बाकी कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाती। अच्छा मोहन जी, बाहर वालों के अलावा कंपनी में कोई ऐसा है जो मनीवन धवल जी से बैर रखता हो? अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोलिए मुकुंद जी, क्या जानते हैं? सर देखिए, मैं मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ, धवल सर ने कुछ दिन पहले एक एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। किसको? सर जयेश, धवल सर का साला। तुमने क्या सोचा जयेश कि तुम फर्टिलाइजर में मिलावट करके बेचते रहोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? कितना भरोसा करके मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तुम्हें सौंपा था और तुम मुझे ही लूट रहे हो। सॉरी जीजा जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पैसे मांगते, अपनी बहन से मांग लेते। मुझे माफ कर दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। मैं माफ कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाल रहा हूं, लेकिन तुमने जो भी चोरी की है वो सारा पैसा तुम्हें कंपनी में जमा करना होगा, वरना मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। मैं गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जीजा जी, तुम जा सकते हो। क्या धवल जी की वाइफ को इसके बारे में पता है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन धवल सर ने मुझे बोला था कि मैं किसी को भी जयेश को निकाले जाने की वजह न बताऊं। तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैडम एक हफ्ता हो गया काम हुए, अभी तक पैसा नहीं मिला मुझे। हाँ तो बात को थोड़ा समझो ना, माहौल थोड़ा शांत होने दो। मैडम अब ये सोचना मेरा काम थोड़ी है, मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए। तुम्हारे पैसे लेके मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझे? क्या हुआ? किसका फोन था? पंकज का। क्या बोला? उसे अपनी बैलेंस अमाउंट चाहिए, मैंने 3-4 दिन रुकने को कहा है। अब ये कोई नया बखेड़ा ना खड़ा करते। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। हम दोनों के अलावा और भी लोग हैं जो धवल भाऊ की कंपनी की वजह से नुकसान में चल रहे हैं, तो ऐसे में दुश्मनी तो किसी की भी हो सकती है। पर आप दोनों के अलावा उन्हें धमकी देने और कोई नहीं गया था। हमारा उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था, उसके कुछ ही दिन बाद उन पर अटैक हो गया। अब जाहिर है उनको तो यही लगता है कि अटैक हमने करवाया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, ना उनके पास था ना आपके पास है। चलो और बताता सर, मैं गन बेचता है, मध्य प्रदेश से माल उठाकर यहाँ पूना में बेचता है। सप्लायर कौन है तेरा? पता नहीं, मैं तो मिडिल मैन से लेता है, उसका नंबर है मेरे पास। पिछले 1 महीने में पूना में तूने कितने गन बेचे हैं और किस किस को बेचे हैं? सब बोल। पिछले महीने 2 लोगों ने लिया है। नाम बोल। मोहम्मद इरफान और प्रकाश सुरवे। बाकी डिटेल्स जल्दी बोल लक्ष्मण, बोल। सर, जिस बाइक पर शूटर भागे थे उस बाइक के ओनर का पता चल गया है, किसी सुबोध मंडल के नाम पर है। एड्रेस मिला? जी हाँ सर, उसके घर एक टीम भेज दी मैंने। गुड। और ये गन सेलर लक्ष्मण, उसने कुछ कहा? उसने 2 लोगों का नाम बताया सर। नहीं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये लक्ष्मण इसी मर्डर केस से कनेक्टेड हो। और सर, ये धवल जी का साला जयेश, इसको धवल जी ने 6 महीने पहले काम से निकाला था। ये कंपनी में घोटाला कर रहा था, लेकिन इस बात को अंदर ही अंदर दबा दिया गया था। जयेश को बोलो, बात करते। वो अभी दिल्ली में है सर, परसों पुणे आ रहा है, मैंने बुलाया उसे। एक काम करो, धवल जी के फैमिली मेंबर्स के सबके कॉल डिटेल्स निकालो, शायद वहीं से हमें कुछ मिल जाए। राइट सर। सर, ये बाइक के मालिक सुबोध भावे। MH12AF145H बाइक तुम्हारी है? हाँ साहब। ये बाइक एक मर्डर में इस्तेमाल हुई है। सच सच बता, क्या किया तूने? क्या बात कर रहे हैं साहब, पिछले महीने मेरी बाइक चोरी हो गई थी, मैंने कंप्लेंट भी किया था। कौन से पुलिस स्टेशन में? MS नगर पुलिस स्टेशन। बता, गन किससे खरीदी तूने? लक्ष्मण नाम है सर उसका। उसी गन से मर्डर किया ना? नहीं सर, वो गन तो जैसे लिया था वैसे रखी है सर। झूठ मत बोल, लक्ष्मण ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। चल बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रखा था वो गन। क्या बकवास कर रहा है? मुझे फट्टू फट्टू बोलते थे और मुझे बोलते थे कि तू डरपोक है, तू कभी गन नहीं पकड़ सकता। इल्लीगल गन खरीदने को तू खेल समझता है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया सर। गन क्यों खरीदी थी? अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस।
बता दे, वरना मुंह खोलने के और भी तरीके आते हैं मुझे। साहब मुझे नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए था, उसके बोलने पर ही मैंने लिया था, फिर बाद में उसने लेने से मना कर दिया। साहब अभी भी वो गन मेरे पास ही है। तो उसका नाम बोल, नाम बोल, नंबर दे उसका। क्या सोच रहा है, किसका नाम बताओ? हाँ, या याद नहीं आ रहा है तुझे? दे परा, धवल कापसे को क्यों मारा, किसने सुपारी दी थी? कौन धवल कापसे? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो गन क्या अपने बारात में फायर करने के लिए खरीदा था? मैं परेशान हो गया था अपने हालात से, मजदूरी का काम कर करके इतना पसीना बहाने के बाद सिर्फ चिल्लर ही मिलता था, इसलिए मैंने गन खरीदा। सोचा कि बैंक लूट लेता हूं, कम से कम जिंदगी भर पैसों की तकलीफ तो नहीं होगी। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। आपको जो 6 गोली मिली थी ना मेरे घर पे, वो सब मैंने लक्ष्मण से खरीदा था, और सब वो सामान अभी भी वैसा का वैसा ही है, एक भी गोली नहीं चली उस बंदूक से। यार अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ये धवल का नाटक। हाँ यार, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा उसका। क्या कर सकते हैं, वो डरता भी तो नहीं है। इस बार धमकी नहीं, सीधे गोली देंगे, असली वाली बुलेट। चढ़ गई है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उसको डराने की बात कर रहा हूँ, जान से मारने के लिए नहीं। 2-4 गुंडों को हायर करेंगे और उनसे कहेंगे कि गोली धवल के कान के पास चलनी चाहिए। उसको भी तो डर का एहसास हो, हमारे बिना कहे वो हमारी बात भी समझ जाएगा और फिर उसके बाद वो हमें सीरियसली भी लेगा। छोड़ दे, ये सिर्फ वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम सीधा तेरे भेजे में लगेगी, समझा? सर हमने इरफान और प्रकाश दोनों की खरीदी हुई गन और बुलेट सीज कर एफएसएल को भेज दी थी, पर एफएसएल की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही गन इस्तेमाल नहीं हुई है और बुलेट्स भी वैसी ही हैं। मैंने इरफान का बैकग्राउंड भी चेक किया सर, शक करने जैसा कुछ मिला नहीं। इंसिडेंट के वक्त भी वो संगम नगर सिग्नल पर नहीं था। और वो दूसरा प्रकाश, उस पर लड़ाई झगड़ा करने और ज्वेलरी चुराने के कुछ केसेस तो हैं, पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। थोड़ा डाउटफुल है वो। उसका कहना है कि इंसिडेंट के वक्त वो शीना नाम के किसी बंदी के साथ था। उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की हमने, वो वाकई में क्राइम स्पॉट पर नहीं था। सारंग और संजय के खिलाफ कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला सर, हम ढूंढ रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। इस सारंग और संजय इस मर्डर से जरूर कनेक्टेड है। 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो एक कोइंसिडेंस नहीं था। अगला पिछला सब देखो ये सारंग और संजय इस लक्ष्मण से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर उन दोनों से जिनकी हमने गन सीज की है। और सर वो बाइक वाला सुबोध, उसने वाकई में एमएस नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है। बाइक चोरी की थी, इसलिए शायद इन्होंने नंबर प्लेट नहीं चेंज की थी। माना कि धवल पे अटैक को 2 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस खोद के सब डिटेल्स निकालेगी तो 2 साल बहुत होता है, कुछ मिलेगा नहीं उनको। लेकिन हमें सावधान तो होना ही पड़ेगा, पुलिस नजर रखेगी हम पे। अब क्या करें? हमें शांत रहना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है और घबराना भी नहीं है। बोल गणेश, क्या खबर है तेरे पास? बहुत बड़ी खबर है सर, मेरी टीम ने जमकर काम किया। खबर काम किया ना, तो इनाम भी पूरी टीम को मिलेगा। चल बता। सर सबसे पहली खबर, धवल का साला जयेश, वो घर का भेदी निकला। धवल के बिजनेस राइवल सारंग सिंह के यहाँ काम करता है। कब से? 5-6 महीने से कर रहा है। मतलब जब से धवल जी ने उसे काम से निकाला था उसके बाद से? हाँ, कापसे एग्रो सॉल्यूशन से निकाले जाने के बाद मैंने सारंग साहब के यहाँ ज्वाइन कर लिया था। ये बात तुम्हारे जीजा को पता थी? नहीं, जयेश नहीं चाहता था कि ये बात धवल भाव को मालूम हो। हाँ, चोरी करना तो उसकी आदत है, पर ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मैं अपनी बहन के घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। मैंने मान लिया था कि मुझसे गलती हुई है, और जीजा जी ने कहा था वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद मैंने सारंग सिंह के यहाँ ज्वाइन कर लिया और जीजा जी को नहीं बताया। मतलब तुम घर में घुसकर कंपनी की जासूसी कर रहे थे, पर धवल जी को तुम्हारे बुरे इरादों की कोई खबर नहीं थी और तुम चोरी छुपे इसका फायदा सारंग को देते रहे। हाँ, जयेश ने मुझे कुछ अंदर की बातें बताई और मेरी कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन ये धोखाधड़ी ज्यादा दिन नहीं चली। धवल जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बिजनेस में जासूसी करने का चार्ज लगाने की धमकी दी। आप लोग डर गए और उन्हें मार दिया। जयेश, तुमने फ्रॉड किया, उसके बाद तुम निकाले गए, फिर तुमने अपने जीजा के बिजनेस राइवल से हाथ मिलाया, तुम्हें तब भी चैन नहीं मिला, तो तुमने किस्सा ही खत्म कर दिया। आप भूल रहे हैं कि वो मेरे एक्स बॉस थे, लेकिन मेरी बहन के पति भी थे, और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। सर अब दूसरी खबर, अपूर्व के जिगरी दोस्त उमेश की।
वो भी किसी राइवल के यहाँ काम करता है? उससे भी बड़ी खबर है सर, ये संजय के दूर का रिश्तेदार है। मतलब यहाँ भी राइवल कनेक्शन? सर मेरे को तो लगता है ना, इन दोनों ने मिलकर कांड किया है। सर संजय जगताप मेरे मामा लगते हैं, वो मेरी माँ के चचेरे भाई हैं। मेरी फैमिली उनके क्लोज है सर, मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो उमेश, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संजय ने बिजनेस सेट करने में तुम्हारी काफी हेल्प की है या नहीं? हाँ सर की है। और तुम ये एहसान चुकाने के लिए धवल जी की इन्फॉर्मेशन देते थे उसे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अपूर्व बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी फैमिली मुझे अपनी फैमिली जैसी लगती है। और संजय मामा ने जो किया वो एहसान नहीं, मदद थी, दान नहीं, लोन दिया था उन्होंने, जिसकी इंस्टॉलमेंट मैं आज भी दे रहा हूँ सर। अगर उन्होंने इसके बदले में ऐसा कुछ करने के लिए मेरे को बोला भी होता, तब भी मैं 1 मिनट के लिए इस बारे में नहीं सोचता सर। उमेश से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। उमेश अपूर्व के बचपन का दोस्त है। उमेश की फैमिली और मेरे बीच अच्छे रिलेशंस हैं, पर उमेश अपूर्व की फैमिली से ज्यादा क्लोज है। चलो मान लिया ये मर्डर आप लोगों ने प्लान नहीं किया था, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो आप लोगों ने ही करवाया था। हाँ, वो अटैक हम नहीं करवाया था, पर सिर्फ धमकाने के लिए। मर्डर करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, और ना ही उस मर्डर में हमारा कोई हाथ है। धवल जी के बिजनेस राइवल संजय और सारंग से हम लोगों ने पूछताछ की, अभी तक कुछ सामने नहीं है। सर अगर संजय और सारंग ने ये सब नहीं किया तो और कौन हो सकता है जो पापा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकता है? आपके ऑफिस या रिलेटिव्स में कोई ऐसा है जिसके आप लोगों के साथ अनबन हुई हो और उस इंसान ने वो कड़वाहट अपने दिल में रखी हो? सर मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर हमारी कंपनी के हेड ऑफ ऑपरेशन मुकुंद पाटिल, उन्हें मेरे काम करने से दिक्कत थी और पापा मुझे और मेरे आइडियाज को सपोर्ट करते थे, तो शायद उन्हें उनसे भी दिक्कत हो गई। ये सच है, अपूर्व को काम की समझ नहीं है। अगर वो धवल सर का बेटा नहीं होता तो शायद इस कंपनी में उसे काम करने का मौका नहीं मिला होता। और आप ये भी सोचिए कि मुझे अगर प्रॉब्लम अपूर्व से थी तो मैं अपूर्व को मारता ना, धवल सर को नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद आप मारना अपूर्व को ही चाहते थे, लेकिन गलती से धवल जी की मौत हो गई। झूठ है ये सब, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है इन सबके पीछे मेरा हाथ है तो आप सबूत लाइए, मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा जहां आप बोलेंगे। सर एक और खबर है, इन दोनों से ज्यादा बड़ी और ज्यादा चौंकाने वाली। क्या? सर आपने मेरे को बोला था कि काप से फैमिली पर नजर रखो, मैंने रखी। धवल का बेटा अपूर्व अभी 6 महीना पहले 1 नंबर का सट्टेबाज था, सर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। और ये बात शायद किसी को अच्छी नहीं लगी। कहीं किसी ने अपूर्व का गुस्सा उसके पिता धवल कापसे के ऊपर तो नहीं निकाला, या फिर टारगेट अपूर्व था लेकिन मारे गए धवल कापसे? सर ये कापसे फैमिली तो बहुत कुछ दबा कर बैठी है। ये अपूर्व सट्टेबाज था, कर्जा उस पर, और पता नहीं क्या क्या किया होगा। अपूर्व की बीवी जानवी, वो भी बड़ी छुपी रुस्तम है। मतलब सर? कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जानवी पंकज मिश्रा नाम के गुंडे के लगातार कांटेक्ट में है। उसके बैंक डिटेल से पता चलता है कि जानवी ने अपने अकाउंट से पंकज मिश्रा की बीवी जूही के अकाउंट में 3 बार 2-2 लाख करके 6 लाख की पेमेंट की है। अजीब है सर, पंकज जैसे गुंडे के टच में है, किसी बात के पैसे देती है, वो भी ऐसे टेढ़े तरीके से। बुलाओ दोनों को, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं। अपूर्व मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बेटिंग, गैम्बलिंग और कर्जों के बारे में जानता हूं, इसलिए सीधे सीधे बता दे अपने पापा को क्यों मरवाया। सर क्या बकवास सवाल है? तुम्हारी बीवी पंकज मिश्रा को पैसे देती है, पता है तुम्हें? आपको कैसे पता? मतलब तुम्हें पता है? हाँ मैं पंकज को जानता हूँ, पर मैंने उसे किसी और को किडनैप करने को कहा था। किडनैप? किसे किडनैप करवाया तूने? करण शिंदे नाम है उसका, उसकी बीवी को, ताकि करण डर जाए। ये करण कौन है? कोई नाम का जर्नलिस्ट है, किसी लोकल न्यूज चैनल के लिए काम करता है। उसकी वाइफ को किडनैप क्यों करवाया? वो अपूर्व को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या बोल रही हो तुम? ब्लैकमेल? किस बात के लिए? सर उसके पास मेरा एक वीडियो था एस्कॉर्ट गर्ल के साथ, और वो उसे ऑनलाइन करने की धमकी दे रहा था। मैंने बहुत मिन्नतें की सर उससे, पर वो मान ही नहीं रहा था। पैसे चाहिए थे सर उसे। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? और मैटर खुद को ही सेटल करना था तो दे देते पैसे। सर मैं तैयार था, पर वो 10 करोड़ रुपए मांग रहा था। कहां से लाता सर 10 करोड़? और अगर दे भी देता तो उसका क्या भरोसा, डबल क्रॉस कर जाता तो उसे डराने के लिए तुमने गुंडे को हायर किया? हाँ सर, पंकज ने जर्नलिस्ट की वाइफ को किडनैप किया और जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल करने लगा। मैंने अपने स्टिंग वीडियोस के सारे ओरिजिनल कॉपीज ले लिए। तुम्हारी बीवी भी इन्वॉल्व है? जिस आदमी ने करण की वाइफ को किडनैप किया वो मेरे मायके में ड्राइवर था। इस काम के लिए मैंने ही बात की थी उससे। तो मतलब
अपूर्व एस्कॉर्ट्स के कांटेक्ट में है, ये बात तुम्हें पता थी? मैं जानती थी, नाराज थी और अपूर्व को छोड़ना भी चाहती थी, मगर फिर अपूर्व ने मुझसे वादा किया कि वो ये सारे गंदे काम, ये जुआ, दूसरी औरतें, ये सब छोड़ देगा। मैंने उसे माफ़ किया, बदलने का एक मौका दिया और वो बदला भी। मगर फिर 6 महीने बाद मुझे ये वीडियो मिला, किसी नाराज जर्नलिस्ट ने भेजा था। अपूर्व क्या है ये, क्या है ये? तुमने यश की कसम खाई थी कि तुम ये सब छोड़ चुके हो। अब तक अच्छाई का मुखौटा लगा के रखा था तुमने। जानवी, मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल गया। कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन? जब ये देख रही हो तो कैसे करूं? ये वीडियो पहले की है, कोई इसे यूज करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम पहले ही मेरा विश्वास तोड़ चुके हो, क्यों करो यकीन मैं? जानवी, तुम जानती हो मैं बदल चुका हूँ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से, लेकिन अब फर्क पड़ता है। तुम और यश मेरे लिए मायने रखते हो, मैं तुम्हें और यश को नहीं खोना चाहता। मेरा यकीन करो, ये वीडियो सच में पुराना वीडियो है। बहुत गुस्सा आया था मुझे, मैं सब छोड़कर जाना चाहती थी, पर फिर मुझे अपूर्व पर भरोसा हुआ। और आप जानती थी? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, और ना ही धवल को। पर अब ये तो जानती होंगी ना कि अपूर्व सट्टेबाज है। हाँ, जब हमें पता चला कि अपूर्व इन सब चीजों में पड़ा हुआ है तो हम सब बहुत हैरान थे। लेकिन अपूर्व सुधर गया है, वो सही रास्ते पर चल रहा है। ऐसे ही तो कोई सुधर नहीं जाता। अपूर्व कैसे सुधर गया? सर, मुझे समझ आ रहा था कि मैं खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। घर में सबके सब मेरे लिए परेशान थे, लेकिन मेरी लत थी जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं कर्जे में डूबता चला जा रहा था। मैं नए पैसे उठाता पुरानी उधारी चुकाने के लिए, लेकिन वो पैसे भी डूब जाते, और धीरे धीरे मुझ पे 5 करोड़ का कर्जा हो गया। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिनसे मैंने उधार लिया था उन्होंने पापा को फोन कर दिया। 5 करोड़? तुझे पैसे की कीमत पता है अपूर्व? और तू मुझे कब बताता? 50 करोड़ होने के बाद? मैं आपको बताने वाला था पापा। निकल जा मेरे घर से। मैं ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। पहले पैसे कमा, फिर पैसा उड़ाना। चल निकल मेरे घर से, अभी की अभी निकल जाओ। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जाएगा वो? बीवी है, बच्चा है उसका। जब ये गैम्बलिंग में पैसे लुटाना था तब नहीं सोचा उसने ये सब? पर वो कह रहा है ना कि गलती हो गई उससे। एक बार दूसरा मौका तो दीजिए उसे। ठीक है, 1 साल है इसके पास। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका कर्जा उतारूंगा। ये मेरे साथ ऑफिस चले, मेहनत करे और इंस्टॉलमेंट से अपना कर्जा चुकाए। अगर ये नहीं कर पाए तो चुपचाप इस घर से निकल जाए। सर, मैं बहुत परेशान था। पापा ने मुझे आज तक डांटा तक नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा है पापा के साथ काम करूं, और कुछ टाइम बाद फिर मैं अंदर से भी बदल गया। अपूर्व सच में बदल गया है सर। बस वो बदकिस्मत निकला कि उसका अतीत उसके आज के सामने आकर खड़ा हो गया। उस जर्नलिस्ट ने वो वीडियो भेजा जिससे छुटकारा पाने के लिए हमें पंकज की मदद लेनी पड़ी, और मैं उसी के पैसे चुका रही हूँ। गणेश भाई। अरे नीलेश, वो ब्लैक जेके बाइक का कुछ पता चला क्या? अभी तक नहीं भाई। पुणे के सारे डीलर से बात हो चुकी है, पर किसी को पता नहीं उस बाइक के बारे में। पक्का? तूने तसल्ली कर ली हर जगह? हाँ भाई, एक काम करता हूँ, फिर से दोबारा से पूछ लेता हूँ लोगों से। देख ले, क्या पता तेरे से कुछ छूट गया हो। नीलेश, एक बात बता, ये चोरी की गाड़ियाँ तो तेरे पास भी आती है ना? तू भी तो डील करता है ना? तो कहना क्या चाह रहा भाई? ये सब काम करना मैंने कब का छोड़ दिया है। 6 महीने हो गए उससे दूर होकर। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रहा है? जा सुन, काम मत छोड़, ढूंढता रहे, ठीक है? चल। सर, एक बड़ा ब्रेक मिला है। क्या? शूटर और मास्टरमाइंड के बीच का लिंक मिला है। कहाँ से? कौन है वो? सर, गणेश ने टिप दी कि संजय और सारंग शाइनिंग मून बार में अक्सर मिलते हैं, तो मैंने वहां के अंदर के सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाए, वहीं से पता चला। तुम्हें क्या लगा पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? शाइनिंग मून बार का सीसीटीवी फुटेज है,
तुम्हारी साइन की हुई रिसिट है। ये सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि इस मर्डर के प्लानिंग में तुम भी शामिल थे। हम ये भी जानते हैं कि गन पक्या ही लेकर आया था। अब भी तुम यही कहोगे कि धवल कापसे के मर्डर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। संजय, तुम्हारा जेल जाना तो पक्का है, बस अपने मुंह से सच बोलोगे तो थोड़ी बहुत दया दिखा देंगे, वरना जेल में ऐसी जगह रखूंगा तुम्हें जहां खूंखार और खतरनाक कैदी रहते हैं। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैंने ही पकिया को सुपारी दी थी, उसी ने धवल को मारा है। किस लिए? 5 सालों में जीना हराम कर दिया था उसने। बिजनेस में घाटे पर घाटा हुआ जा रहा था। बहुत समझाया पर वो हमारी एक नहीं सुन रहा था। सारंग भी शामिल था इसमें? नहीं सर, वो तो मर्डर का नाम सुन के ही डर गया। मैंने सोच लिया कि अब ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। अब जेल में भी अकेले ही सड़ना। आखिरकार धवल कापसे की हत्या का साजिश करता सलाखों के पीछे था, और हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई वो बिजनेस राइवलरी थी। अब पुलिस को सिर्फ एक आखिरी खिलाड़ी को पकड़ना था, जिसके बाद ये केस क्लोज हो जाता। दूसरी तरफ हत्या का खुलासा होने से धवल के परिवार को उनके सवालों के जवाब मिल गए, और 7 दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस ने पकिया को भी पकड़ लिया। पकिया ने अपने बयान में कुछ ऐसे खुलासे किए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा कि क्या यह केस वाकई अपने अंजाम तक पहुंच गया था। 2 साल पहले मैंने ही धवल कापसे पर अटैक किया था, क्योंकि इसके लिए मुझे संजय जगताप ने बोला था, और इस बार भी संजय जगताप ने ही धवल कापसे की सुपारी दी थी। पर सर, मैं वो नहीं हूं जिसने धवल को मारा है। अब ये मत बोलना कि तूने नहीं, तूने चलाई बुलेट ने उसे मारा है। नहीं कहूंगा सर, पर सच्चाई यही है कि धवल को लगने वाली गोली ना तो मेरी बंदूक से निकली थी और ना ही उसे चलाने वाले मेरे हाथ थे। सब मैं तो खुद ही हैरान था कि जो सुपारी मेरे हाथ में थी तो फिर उसे मेरे मारने के 1 दिन पहले किसने मार दिया। पर मेरे लिए तो ये मौका था कि संजय से झूठ बोलकर अपने बचे हुए 10 लाख रुपए लेने का। इसकी क्या गारंटी कि तू इस बार भी झूठ नहीं बोल रहा है? सब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मर्डर वाले दिन मैं उस जगह था ही नहीं। सर, मैंने हर चीज को डबल चेक किया। ये पकिया झूठ नहीं बोल रहा है। ये मर्डर के टाइम पर शीना के साथ ही था, और जहां शीना काम करती है वहां आसपास भी इंक्वायरी की। मर्डर वाले दिन वहां पकिया को शीना के साथ देखा गया था। अगर पकिया सच बोल रहा है, फिर धवल कापसे का मर्डर किया किसने? इस केस में कुछ तो है जो हमारी नजर से छूट रहा है। किसने उठाई होगी सुपारी? नहीं, गणेश को बोलो जल्द से जल्द उस बाइक का पता लगाए। क्या रे, इतनी क्या खाई पड़ी तेरे को जो लगातार फोन कर रहा था? मुझे सही कीमत नहीं मिली साहब, सिर्फ 2 लाख मिली मुझे, जबकि आपने गगन को 20 लाख दिए थे। तो उसमें मैं क्या करूं? जाके उसी से मांगा था ना साहब, पर उसने मना कर दिया, और अब तो अंडरग्राउंड हो गया। साहब जैसे मारने गया था ना, पता नहीं था वो कितना बड़ा आदमी था, लेकिन अब पता है। तो 10 लाख और दे दो, सब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं तो क्या करेगा तू? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। साले ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को? नहीं साहब, अब इतना बड़ा काम किया है, ठीक से शगुन तो मिला नहीं, कम से कम विदाई तो दे दो। करोड़पति आदमी था धवल, 10 लाख के लिए इतना सोचा। कॉल करता हूं आपको, बता देना कहां हूं पैसे लेने।
उमेश को तो जानता ही नहीं साहब, गगन ने मुझे कांटेक्ट दिया था। कौन गगन? हिस्ट्री शीटर था साहब, उससे दोस्ती थी मेरी। धवल कापसे की सुपारी भी उसी ने उठा था। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि हम किसे मारने जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब टीवी पर न्यूज देखा तब जाकर मुझे समझ में आया कि गगन को इस सुपारी के ढेर सारे पैसे मिले, लेकिन मुझे वो 2 लाख में टरका दिया। मैंने उससे पूछा भी, तू ठीक नहीं कर रहा है गगन, मुझे मालूम है कम से कम तूने 15-20 पेटी उठाया होगा, मैं सिर्फ 5 मांग रहा हूं। देख, मेरे को जो देने का था वो मैंने दे दिया। वैसे भी मर्डर मैंने किया था, तू तो सिर्फ बाइक पे बैठा था, समझा? मैं साथ में नहीं था क्या? अब ये सब बात छोड़ो, सीधे सीधे मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं सीधा जा रहा हूं पुलिस के पास। जा, तेरे को क्या लगता है वो तेरी आरती उतारेंगे? पहले तो तेरे को अंदर लेंगे, अच्छी खातिरदारी करेंगे। आज के बाद से तो मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूं, फिर किसी का बाप भी मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद वो गगन ने नीलेश को मेरा नंबर दे दिया और वो पैसों के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया सर। इससे पहले भी मैंने सेटलमेंट्स वाले छोटे मोटे काम कराए हैं सर उससे। तो सर इस बार भी मैंने उसी को बोला। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद याद किया? क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। सेटलमेंट मर्डर करना है। हो जाएगा। किसका करना है? अरे ये वो बड़ा बिजनेसमैन धवल कब से है ना, बड़ी मछली है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी और रुपया भी ज्यादा पड़ेगा। कितना चाहिए? 20 पेटी। मिल जाएगा। डन। मैंने उसे पैसे दिए और मर्डर का डेट फाइनल किया सर। किसके कहने पर किया तो नहीं ये, संजय के या सारंग के? सर ये मैंने लालच में आकर किया सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई और भी पकड़ा गया क्या? हाँ, एक और शूटर, पर उन लोगों ने ये काम नहीं किया था। उन लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया था? संजय ने प्लान किया था, सुपारी भी दी, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही धवल जी को किसी और ने मरवा दिया। इस मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। क्यों अपूर्वा, सही कहा ना मैंने? आप कहना क्या चाहते हैं? अपूर्वा, अपनी पत्नी और मां को तुम खुद बताओगे या फिर हम बताएं कि अपने पापा को तुमने ही मरवाया? सर आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है और पापा ने सबके सामने, मेरी पत्नी के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। 5 करोड़? मैं आपको बताने वाला था पापा। निकल जा मेरे घर से, मैं ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। घर से बाहर निकाल रहे थे, बहुत बेइज्जती हुई थी उस, तो मैंने भी बदला लेने की ठानी। और फिर तुमने उमेश से कहा? समझते क्या है वो खुद को, इतना बड़ा कारोबार है और मैंने मांगा क्या था? सिर्फ 5 करोड़, जिसके लिए सबके सामने थप्पड़ मार दिया मेरे बाप ने। बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा तू? हैं? क्या करेगा? मार दूं। क्या? मुझे तेरी मदद चाहिए। देख कपूर, बहुत पी लिए, घर चलते हैं, चलो। सुन, मेरे बाप की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 10% दूंगा। सर मर्डर का सारा इंतजाम उमेश ने किया और मैं बस बदलने का दिखावा करता रहा ताकि सबकी नजरों में अच्छा बन जाऊं। तुम 2 रात से सोई नहीं, सो जाओ आराम से। एग्रीकल्चर मार्केट में अगर लीडर बनना है तो हमें इसके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया या फिर आपने मेरी साइड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें जिसने भी पापा को। और धीरे धीरे पापा को भी यकीन हो गया कि मैं बदल गया हूं। उन्होंने ऑफिस में भी मुझे वो इज्जत देनी शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा। और फिर मैंने मर्डर का डेट और टाइम डिसाइड किया और फिर सब प्लान के मुताबिक हुआ। तुमने अपने पापा को सिर्फ इसलिए मरवाया
क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था। सर पापा चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे। सर आज भी जिन लोगों से मैंने उधार लिया है मुझे धमकी देते हैं। सर पापा नहीं जानते थे कि कैसे लोग हैं ये। सर ये लोग चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, और वो भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए। लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए तो उनकी कंपनी सबसे ऊपर, उनके आदर्श सबसे ऊपर। अपूर्व, इतने क्रिमिनल्स देखे हम लोगों ने, पर तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हैरत होती है। धवल इंसान पहचानते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि अपूर्व भरोसे के लायक नहीं, उससे कोई उम्मीद न रखो। लेकिन माँ का दिल है ना, मानता ही नहीं था। आज मैं गलत साबित हो गई। नहीं मम्मी, आपने और पापा ने हमें हमेशा बहुत सारा प्यार दिया। पापा पता नहीं कितने लोगों के इंस्पिरेशन थे। उनका खुद का बेटा उनसे कुछ सीख नहीं पाया। इसमें आपकी गलती नहीं है, उसी की बदकिस्मती। अपूर्वा, उमेश, नीलेश और गगन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी बुक किया गया है। अपूर्वा के परिवार के लिए विश्वास करना काफी मुश्किल है कि अपूर्वा ने ही ये सारी साजिश रची और अपने पिता की हत्या करवाई। हमने असंभव को संभव होते सुना है, बुराई को अच्छाई में बदलते सुना है, लेकिन किसी चीज के लालच से इंसान में आया हुआ बदलाव अस्थिर होता है। किसी भी इंसान में बदलाव किसी चीज, वस्तु या लालच को पाने के इरादे से परे होना चाहिए। जब इंसान को खुद एहसास हो और उसे अंदर से बदलने की इच्छा हो, बदलाव तभी संभव है। सोमवार रात 10:30 बजे देखिए हमारा अगला एपिसोड। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंसान की फितरत होती है कि वो सिर्फ पाना चाहता है, खोना नहीं, चाहे वो चीजें हों या रिश्ते। मगर जिंदगी का तो मतलब ही है, कभी कुछ पाएंगे तो कभी कुछ खोएंगे। आदर्श स्थिति में इस खोने पाने को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए, मगर ऐसा होता कहां है। कुछ पाने की खुशी भले ही किसी को एक अच्छा इंसान ना बना पाए, मगर खोने का गुस्सा कई बार एक अपराधी को जन्म देता है। हमारा आज का एपिसोड एक ऐसे ही अपराधी और उसके अपराध से संबंधित है। अरे रे रे रे, देखो भाई, मैडम पार्टी में जा रही है और हमारा पैसा वापस नहीं हो पा रहा इनसे। मिल जाएंगे पैसे, मिल जाएंगे। मेरे पति लगे हुए इंतजाम करने में। टू माई ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड वाइफ, और इसके नए रेस्टोरेंट के लिए, जिनके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने बहुत सैक्रिफाइस। हेलो, आपने कौन सी सैक्रिफाइस की, जरा बताना। ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, मेरी बीवी मुझे छोड़ के अपने रेस्टोरेंट के साथ इतना प्यार करेगी और मैं बेचारा अपने दिल पे पत्थर रख के ये रिलेशनशिप देखता रहूंगा, तो ये सैक्रिफाइस नहीं है क्या? तरुण, तुम सबके सामने हमारे सीक्रेट रिवील कर रहे हो। वैसे सुना है कि दिल का दर्द बयां कर देने से दर्द हल्का हो जाता है, तो प्लीज करिए, प्लीज। ओ यार, दिल का दर्द बयां करने से याद आया, वीना कहाँ पे है, तुम्हारी हमदर्द? अरे हाँ, मैं अभी पता करती हूँ।
अकेली क्यों आ रही थी? विशाल कहाँ है? उसकी एक मीटिंग थी फाइनेंसर के साथ, तो उसको वहां जाना पड़ा। वीना प्लीज, उसकी कोई मीटिंग नहीं थी। विशाल की वजह से तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया। आज तुम्हें उसकी वजह से धमकियां सुननी पड़ी है लोगों की, लेकिन तुम अभी भी उसे डिफेंड करना बंद नहीं करोगी, राइट? ऐसा नहीं है यार, वो कोशिश कर रहा है, तुम तो सब जानती हो। मेरे मिसकैरेज के बाद चीजें कैसी हैं। चीजें ऐसी नहीं होती वीना अगर उसने तुम्हें चीट नहीं किया होता, लेकिन तुम अभी भी उसकी तरफदारी करोगी। वीना इधर देखो, रोना बंद करो। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम कब तक विशाल की गलतियों को इग्नोर करती रहोगी? मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें विशाल से बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है, सच्ची। अच्छा सुनो, तुम अभी रेस्ट करो। अगर तुम्हें बाहर आने का मन करे तो आ जाना, ठीक है? मैं बाहर ही हूं। सुमित, ऑल गुड? ऑल गुड, ऑल गुड। एंजॉय करो यार, ड्रिंक बनाओ। अब पुनीत, 11 बजे तक मुझे सब कुछ रेडी चाहिए। ओपनिंग के दिन कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके? हेलो रमेश, यहाँ मैं बकवास नहीं करी जो इधर उधर देख रहे हो। तो क्या करें, कितनी बार बोल चुके हैं ये सब। रमेश क्या है? वो मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाऊं क्या? तुम हो एक रमेश है। 2 दिन के बाद ओपनिंग होने वाली है और तुमको भी घर जाना है। 4 बजने वाले, कहाँ है ग्रोसरी का सामान? अरे मैडम, अगर आदमी की तबीयत ठीक नहीं है तो जाने दीजिए ना उसे। वैसे भी सामान तो मैं ले ही आया हूँ ना। ओपनिंग के पहले इतने लेट हो गए तो बाद में क्या करोगे तुम? जो जल्दी ले आए उससे ले लीजिए। एक तो क्रेडिट पर सामान दे रहा हूँ आपको, ऊपर से बातें सुनूंगा क्या मैं आपकी? हेलो, क्रेडिट पे सामान दे रहे हो, फ्री का नहीं दे रहे हो जो इतना धौस जमा रहे हो। सुमित, जाओ जाके सामान अनलोड करो। चल आजा। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? जाके अपना काम करो। रितिका, कितनी बार बोला है कि वीना के कान भरना बंद कर दो। वो मेरी बीवी है, मैं उसे जैसे भी रखूं, इससे तुम्हें क्या? निकले यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकल। ओए करण, पुलिस की धमकी किसी और को देना, और तुम दोनों मियां बीवी ना वीना से दूर आओ, दूर। और चल चल निकल निकल यहाँ से, दूर आओ। सारा काम हो गया? जी मैडम। अच्छा सुनो, कल सारे टाइम से आ जाएंगे सब, और उस सुमित को भी बोल देना टाइम से आने के लिए, ठीक है? सब जाओ। हेलो, हाँ सारे निकल गए हैं, मैं भी बस निकलने वाली हूँ। सुनो, मुझे लेट हो जाएगा, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कौन है वहाँ? हेलो, कौन है वहाँ? हेलो। सर, परसों रात रितिका ने फोन करके कहा था कि वो लेट नाइट आएगी, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठ के देखा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, इसीलिए वो चली गई होगी। सर, रितिका ने कॉल किया था रेस्टोरेंट से निकलने से पहले कि वो अपनी माँ के घर होते हुए आएगी। मैंने उसकी माँ को भी फोन किया, उनका नंबर बंद आ रहा था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, सर किडनैपर का कॉल आया था। उसने कहा कि
रितिका उसके पास है और वो रितिका को छोड़ने के पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांगे उसने? सर ये तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि वो दोबारा कॉल करेगा, पर उसने ये भी कहा था कि आप लोगों को नहीं बताना। अब से रितिका की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारे घर पे ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे हम रितिका को ढूंढने के लिए। बस तुम एक काम करो, रितिका की माँ का एड्रेस दे दो मुझे। थैंक यू सर। वर्मा, रितिका की माँ के घर जाकर देखो कि रितिका वहां है या नहीं। अगर वहां नहीं है तो रितिका और तरुण दोनों के बैकग्राउंड को चेक करो। पता तो होना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, तभी आइडिया लग पाएगा कि ये कहीं रैंडम किडनैपिंग है या फिर किडनैपिंग के आड़ में कुछ और चल रहा है। सर सुनिए, अब यही रहता है? हाँ जी सर, यही रहता है पास में। अच्छा, इस घर में ताला लगा हुआ है, पता है कि ये घर के लोग कहाँ गए हैं? 7-8 महीने पहले बुढ़िया रहती थी जहाँ, उसकी लड़की उसको साथ लेके चल गई। क्या वो लड़की यही थी? हाँ जी सर, यही तो है जी। तुम्हारी माँ ने मुझे या अपने रिश्ते को कौन सा अपनाया जो मैं उन्हें अपनाऊं? तरुण, तुम्हें पता है उनका रीजन था हमारे रिश्ते को नहीं अपनाने का। ओके फाइन, मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने गुड टर्म्स उनके साथ बना के रखूं। ओके फाइन, तो फिर तुम भी मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपनी माँ का ख्याल ना रखूं, समझे? बाय। तो शायद सर इसीलिए रितिका ने मुझे बताया नहीं था कि उसने अपनी माँ को कहाँ रखा है, क्योंकि मैंने और रितिका ने लव मैरिज की थी, इसीलिए उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझसे नाराज रहती थी। तुम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई ऐसा जो रितिका को नुकसान पहुंचा सकता हो? नहीं सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन हाँ सर, विशाल रितिका से कुछ दिनों से नाराज चल रहा था। हाल ही में उनकी लड़ाई भी हुई थी। कौन है ये विशाल? विशाल सर रितिका की बेस्ट फ्रेंड वीना का हस्बैंड है। आप लोगों ने कुछ भी अजीब उस रात देखा था रेस्टोरेंट में? नहीं सर, अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट पे जल्दी आना था सर, इसलिए हम सब लोग शाम को ही निकल लिए थे सर। पक्का जब आप लोग रेस्टोरेंट से उस रात गए हैं तब रितिका मैडम अकेली थी यहाँ पर? जी सर। तुम लोगों के अलावा कोई और काम करता है क्या यहाँ पे? सर वो सुमित रेस्टोरेंट में सप्लाई का काम देखता है सर। कहाँ है ये सुमित? सर वो आज नहीं आएंगे। उसका नंबर है तुम्हारे पास? जी सर। सर रितिका के सभी जान पहचान वालों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स मिल गए सर। उसकी दोस्त वीना, उसकी मोबाइल की लोकेशन रात की यहाँ की। रितिका की दोस्त वीना? जी सर। वर्मा, लगता है विशाल और वीना इन दोनों से बात करने का समय आ गया। सर मैं घर वापस आ रही थी और रास्ते में रितिका का रेस्टोरेंट था। 2 सेकंड के लिए सोचा कि उससे मिल लेती हूँ, पर रेस्टोरेंट बंद था तो फिर घर वापस आ गई। और ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? सर ये बात तो मुझे भी याद नहीं थी, और वो तो अपनी माँ से मिलने जाने वाली थी। वीना जी, क्या रितिका ने आपको बताया था कि वो अचानक अपनी माँ से मिलने क्यों जाने वाली थी, या फिर ये कि अपनी माँ को 8 महीने पहले उसने क्यों शिफ्ट किया था या कहाँ शिफ्ट किया था? नहीं सर। अच्छा, आपको भी नहीं पता? न रितिका ने अपने पति को बताया, न अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया कि अचानक अपनी माँ को 8 महीने पहले उसने क्यों शिफ्ट कर दिया। क्यों करेगी रितिका ऐसा? वो रितिका है, कहती कुछ और है और करती कुछ और है, इसीलिए तो मैंने वीना को कई बार बोला है कि रितिका से दूर रहे। सर रितिका ठीक तो होगी ना? देखते हैं। फिलहाल आप दोनों शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा, जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। हेलो। 10 लाख रुपए कल शाम 8 बजे, हाईवे बस स्टॉप, पार्क रोड। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? हेलो सर ये पक्का प्रोफेशनल किडनैपर, जानता है ज़्यादा टाइम बात करेगा तो पकड़ा जाए।
लेकिन सर अब क्या करेंगे? करना क्या? वही करेंगे जो किडनैपर ने कहा है। हेलो, डस्टबिन में बैग डाल दो। नहीं, पहले मैंने रितिका को देखना है, फिर मैं पैसे दूंगा। तो फिर तो तू कभी नहीं देख पाएगा उसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं रख देता हूँ। सर क्या प्लानिंग? बोल सर मेरा काम था सिर्फ बैग उठाना। उसे कहाँ ले जाना है, किसे देना है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था बैग उठाने वाले ने। तुझे कोई भी फोन करेगा तू बैग उठाने पहुंच जाएगा बिना पता किया कि बैग में क्या है और बैग किसका है? सर मुझे पैसे की सच में बहुत ज़रूरत थी और उसने कहा था कि सिर्फ बैग उठाने के मुझे 50,000 रुपये देगा, इसलिए मैंने रिस्क ले लिया। सर क्या जानता है फोन करने वाले के बारे में? बता। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा था कि वो दोबारा कॉल करेगा बैग कहाँ छोड़ना है बताने के लिए। देखने से लग रहा है कि किसी औरत की बॉडी है। इसके पार्ट्स को काटकर बड़ी बेरहमी से जलाया भी गया है। एक काम करो, पार्ट्स को लैब में भेजो और पता करो कि आसपास कहीं बाकी के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं या नहीं। और एक बात, बाकी के पुलिस स्टेशन में भी पता करो कि कहीं कोई औरत की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं आई। हॉस्पिटल में भी चेक करो। तुम 100% श्योर हो कि उस लड़के को तुमने कभी नहीं देखा? हाँ सर, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने उस लड़के को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। किडनैपर की फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई। पार्क रोड के एक पीसीओ से कॉल किया था सर। पीसीओ के सीसीटीवी फुटेज में ये मिला है। वर्मा, दो चीजें खटक रही हैं मुझे। एक, ये सुमित जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, जो बिना किसी वजह के पैसों के लालच में किडनैपर बन जाए। दूसरा, लोगों के हिसाब से रितिका और तरुण दोनों परफेक्ट कपल थे, लेकिन रितिका अपने पति से बातें छुपाती थी। यहां तक कि रितिका ने अपने मां तक के बारे में छुपाया। जी सर, बाकी अटपटी तो है। जब मैंने रितिका के बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो पता चला पिछले 3 साल से वो किसी अनाथ आश्रम को पैसे डोनेट कर रही है। लेकिन सर ट्विस्ट ये है कि अनाथ आश्रम 1 साल से बंद हो चुका है, लेकिन डोनेशंस अब भी जा रही हैं। बंद पड़े अनाथ आश्रम को? जी सर, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। इसके अलावा जब तरुण के बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो पता चला पिछले कुछ दिनों में उसने काफी हेवी कैश विड्रॉवल किया है, पर हर विड्रॉवल 1 लाख रुपए से ज्यादा है। हाँ, तो रेस्टोरेंट सेटअप कर रहे थे, उसके लिए पैसे निकाल रहे होंगे। वो तो है सर। इसके अलावा ये सुमित रितिका के रेस्टोरेंट के सप्लायर देवेन के रेगुलर टच में। वर्मा, दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो टच में रहे होंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें? नहीं सर, चैट थोड़ी अलग थी। ये देखिए, टेक्निकल टीम ने मुझे देवेन और सुमित के बीच के चैट के ट्रांसक्रिप्ट को भेजा। सर ये देखिए, बातों से ज्यादा तो इन दोनों के बीच धमकियां होनी। ये चल क्या रहा था इन दोनों के बीच में? इसका रितिका से क्या लेना देना हो सकता है? एक तरफ अनजान लाश का एक हिस्सा मिल रहा था, वो भी दूसरे इलाके। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी इस लाश को एक नाम देने की। और दूसरी तरफ रितिका की अभी भी कोई खबर नहीं थी। पुलिस के पास अपहरणकर्ता तो था,
लेकिन कोई पीड़िता नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि इस मामले में जितना दिखाई दे रहा है सच उससे कई परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। क्या लाश के टुकड़ों और रितिका के बीच कोई संबंध था या यह सिर्फ एक संयोग मात्र था? अगर यह संयोग था तो फिर लाश किसकी थी और रितिका के साथ क्या हुआ? ये दोनों सवाल पुलिस के सामने एक पहेली बनकर खड़े हुए। क्या है ये? देवेंद्र तुझे धमकी क्यों दे रहा था? सर 2 महीने से पैसे लेकर बैठा था, जब मांगो तो बहाने करता था। आखिर कब तक बेवकूफ बनता रहता सर? कितने पैसे थे? सर 1 लाख, और इन पैसों की वजह से ना मैं तरुण सर को किडनैपर बनकर फोन कर रहा था। तो ये उधारी वाली बात छुपाने की क्या जरूरत थी? सर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं पहले ही बता देता, इसमें छुपाने वाला कुछ था ही नहीं। सर सुमित काम में अच्छा था, इसीलिए मैं उसे पुराने ऑफिस से यहाँ लेके आया। वो पर्सनल लाइफ में कैसा है, क्या करता है, उस बात से मुझे क्या मतलब सर? पिछले कुछ दिनों तुमने काफी कैश विड्रॉल्स किए, जान सकता हूँ क्यों? सर रेस्टोरेंट का काम चल रहा था, इसीलिए कैश विड्रॉ किया था। और रितिका? रितिका एक अनाथ आश्रम को डोनेट कर रही थी, क्यों? ये तो पता होगा आपको, या ये भी नहीं पता तुम? सर डोनेशन इसीलिए दे रहे थे क्योंकि हम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे। अनाथ आश्रम तो बंद पड़ा है पिछले 1 साल से, लेकिन उसे डोनेशन अभी तक जा रही थी, जान सकता हूं क्यों और किस वजह से? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सब रितिका ही देख रही थी। तो पिछले 8-10 महीने के रितिका की मोबाइल लोकेशंस की हम मैपिंग कर, जिससे हमें उसके मूवमेंट की आइडिया मिल जाएगी। हो सकता है उससे हमें यही पता चल जाए उसने अपनी माँ को कहा। गुड जॉब वर्मा। हेलो, ठीक है सर। बिलासपुर पुलिस स्टेशन को एक औरत की बॉडी के पार्ट्स मिले, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है क्योंकि सिर नहीं मिला, लेकिन फोरेंसिक टीम ने जो मौत का वक्त बताया वो रितिका की किडनैपिंग से मैच कर शुक्रवार रात। सर बॉडी के पार्ट्स को जलाने की कोशिश की गई है सर। बाकी के पार्ट्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। रितिका की वॉच है और ये रिंग। तरुण, हमें रितिका के डीएनए सैंपल मैच के लिए उसका कोई टूथब्रश या हेयर ब्रश चाहिए होगा। यह केस कभी किडनैपिंग का था ही नहीं वर्मा, शुरू से ही यह मर्डर केस ही था। पहले किलर ने बॉडी के पार्ट्स को इधर उधर फेंक कर हमें गुमराह करने की कोशिश की, फिर सुमित ने किडनैपर बनने की। अब जाके सब बातें समझ में आई, क्योंकि सुमित के फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर हो गया है। देवेंद्र की धमकियां और सुमित को पैसों की जरूरत की असली वजह अब सामने आ गई। देखो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुमित के साथ ये दूसरा आदमी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो सुमित ही बता पाएगा। अब क्या बहाना बनाएगा? मोबाइल डाटा बहुत सस्ता है और ये वीडियो काफी हॉट। क्या बोलता है, वायरल कर दो? कौन बोल रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो 10 लाख चाहिए, और वो तो होंगे नहीं तेरे पास, तो जो है वही दे दे। 10 लाख नहीं थे मेरे पास। अगर दिवेन की बात नहीं मानता तो क्या करता मैं? एक बात बता, इस वीडियो में जो दूसरा आदमी है साफ साफ दिख नहीं रहा, कौन है वो दूसरा आदमी? सर नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ऐसी बातें बताने से ना लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। अब मेरी तो हो चुकी है ना, सब मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन उसका नाम लेके ना मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उसे परेशान मत कीजिए सर। सर इस वीडियो को आप इतनी बार क्यों देख रहे हैं? पता नहीं वर्मा, सुमित का कहना है कि ये वीडियो में जो दूसरा आदमी दिख रहा है इसका रितिका के केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को कहीं तो मैं मिला हूं। वर्मा देखो जरा इसे ध्यान से। सुमित तो हमें इस आदमी की पहचान बता ही नहीं रहा था, वो तो हमें इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज को जानी पहचानी सी लग रही थी।
इसीलिए हमने पता करना चाहा, पता कर भी लिया। एक मिनट, ये देखिए, ऐसी ही रिंग इस आदमी की उंगली में भी है, जैसी रितिका के पास थी। मेरा मतलब तुम दोनों की वेडिंग है। अरे वैसी ही रिंग तो तुमने भी पहनी हुई है। ड्रामा बंद कीजिए सर, ये मैं ही हूं। तो ये कि ड्रामा करना तुम बंद करो। पता है हमें तुम्हारे सुमित के साथ रिलेशन थे, और इस बात का जब तुम्हारी बीवी रितिका को पता चला तो उसने प्रोटेस्ट किया और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। बकवास है ये। रितिका को तो कॉलेज से ही पता था कि मैं गया हूं। फिर भी उसने शादी की तुमसे? हाँ, क्योंकि कॉलेज में रितिका का एक लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया था। उसको लड़कों से नफरत हो गई थी, और मैं भी घर पे नहीं बता पा रहा था कि मैं गया हूं। तो जैसे ही दोनों की फैमिली ने प्रेशर डालना शुरू किया शादी का, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इससे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी। रितिका को इस बात का पहले से पता था? इस बात का क्या सबूत है? आप रितिका की माँ को ढूंढ लीजिए। वो इसीलिए हमारी शादी के खिलाफ थी क्योंकि उन्हें सच मालूम था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्टाफ पूछ रहा था कि मैडम के बाद इतने जल्दी रेस्टोरेंट खोलना है क्या? मैडम यहाँ पे नहीं है। अब जो भी हूं मैं ही हूं। प्लीज जो कहा जा रहा है वो करो। जाओ काम पे लगो। और तुम लोग भी प्लीज यार काम करो, अपना साफ सफाई करो जाके। थोड़ा टाइम ले लो तरुण। रितिका की मौत से उभरने के लिए इतनी जल्दी क्या है रेस्टोरेंट खोलने की? प्लीज वीना, ये रेस्टोरेंट रितिका का ड्रीम था। मैं उसी के लिए कर रहा हूँ ये सब। प्लीज मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। आई नो तुम विशाल से नाराज थे, लेकिन उसका गुस्सा तो मुझ पर तो नहीं उतार सकते। सर 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 अंदर जल्दी चलिए। सर आइए प्लीज। सर वो रेस्टोरेंट खोलने जा रहा था, जैसे ओवन की सफाई करने जा रहा था उसी वक्त ये मिला सर। सर रितिका जानती थी तरुण के बारे में कि वो गे है, लेकिन इस बारे में कभी हम लोगों के बीच में बात नहीं होती थी। आप तो जानते हैं ना कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और तरुण और रितिका को इतने सालों में कभी अपने डिसीजन में पछतावा नहीं हुआ? सर पछतावा अगर होता तो वो बच्चा गोद क्यों लेते? वर्मा, कातिल का मकसद रितिका की पहचान छुपाना नहीं था। रितिका को उसी के रेस्टोरेंट में मारकर उसका स्कल वहीं छोड़कर कोई तो सबक सिखाना चाहता था वो। सर सबक सिखाने वाला मोटिव तो सिर्फ विशाल के पास, क्योंकि रितिका उसकी शादी में बाहर से बॉस बनने की कोशिश जो कर रही है। और रितिका की माँ और वो बंद पड़ा अनाथ आश्रम। वर्मा, हो सकता है रितिका के मर्डर का रीजन रितिका का पति दोस्त रेस्टोरेंट में ना होकर के उसकी पास्ट लाइफ में था, यानी कि रितिका की माँ और वो बंद पड़ा अनाथ आश्रम। रेस्टोरेंट। सर एक सेकंड। क्या हुआ वर्मा? सर एक सेकंड। सर आपने कहा था ना कि रितिका को मार के कोई सबक सिखाना चाहता है। हाँ सर, ना सिर्फ उसके स्कल को रेस्टोरेंट में रखना एक सबक था, बल्कि उसके बॉडी पार्ट्स को कचरे के ढेर में फेंकना भी एक सबक, खासकर इस कचरे के ढेर में। हाँ तो इस कचरे के ढेर में ऐसी क्या खास बात है? सर खास बात कचरे के ढेर में नहीं है, यहाँ जो ये बंद बड़ा रेस्टोरेंट है ना वो खास। सर विशाल का एक ज़माने में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, डिलाइट डाइनिंग। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद कर दिया था क्योंकि किसी ने कंप्लेंट की थी कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में कॉकरोचेस हैं। जी सर, मैं 1-2 दिन में पेस्ट कंट्रोल कराने ही वाला था, पर किसी ने कंप्लेंट कर दी। गुस्सा तो बहुत आया होगा कंप्लेंट करने वाले पर। गुस्सा करके क्या करता, मुझे थोड़ी ना पता था किसने कंप्लेंट की है। नहीं पता था तो पता कर लेते क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, जैसे हमने पता किया। सर आपको पता है कि कंप्लेंट किसने की थी? बिल्कुल पता है, गैस करो। मेरा दावा है कि तुम बिल्कुल सही गैस करोगे।
रितिका ने? देखा वर्मा, इसी बात से नाराज होकर इन्होंने रितिका का कत्ल किया, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे जलाकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर कचरे के ढेर में फेंक दिया, क्योंकि इसकी नजर में रितिका की औकात कचरे से ज्यादा थी नहीं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों कोई रितिका के टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने कचरे के ढेर में फेंकेगा? सर ये भी तो हो सकता है मुझे कोई फंसा रहा हो सर। क्यों कोई फंसाएगा तुम्हें? सर जब मुझे ये नहीं पता चला कि रितिका ने दोस्त बनकर दुश्मनी निभाई थी, तो ये कैसे पता लगेगा? बस इतना ही कह सकता हूँ कि सर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सर। वर्मा, लॉजिक की बात करें तो बात सही भी है। विशाल रितिका के बॉडी पार्ट्स को अपने रेस्टोरेंट के बाहर फेंककर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? सर अगर मर्डर किसी और ने किया है तो किलर ने रितिका के मर्डर में विशाल को फंसाकर एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है। हो सकता है कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो। रितिका के पिछले 1 साल की सारी मूवमेंट की मैपिंग हो गई है और उसकी मूवमेंट के हिसाब से पिछले 8 महीने से मुरादनगर के एक घर में उसका काफी आना जाना था, महीने में 3 से 4 बार। यही है? क्या चाहिए आप लोगों को? आप रितिका की माँ हैं? रितिका तो बाजार गई है सामान लेने, जरूर उस कोमल के साथ खेलने लगी होगी। आने दो, बताती हूँ उसको। कोमल? सर इसको तो यह भी जानने की इसकी बेटी रितिका। तुम क्या फुसफुसा रही हो उसके कान में? कुछ नहीं माता जी, कुछ नहीं। हमें दरअसल आपकी बेटी रितिका के बारे में कुछ बात करनी है। उसको फिर से किसी ने मारा? कोई क्यों मारेगा रितिका को? डरपोक है ना, उसको तो हर कोई मारता रहता है। सारे उसके खिलौने ले लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती है अपने लिए। आप एक काम कीजिए, रितिका की कोई फोटोग्राफ होगी आपके पास, आप हमें दीजिए। पुलिस वाले हैं ना हम समझाएंगे बच्चों को कि खबरदार जो रितिका को किसी ने परेशान किया। हाँ, हाँ है। हाँ, हाँ। तो विशाल रितिका का अच्छा फ्रेंड लग रहा है ये तो। नाम मत लो इसका, जी वजह से मेरी रितिका की जिंदगी बर्बाद हो गई। धोखा दिया इसने। फ्रेंड नहीं था, बॉयफ्रेंड था। और इस वीना के लिए मेरी रितिका को धोखा दिया इसने। ये वीना मेरी दोस्त कहती थी अपने आप को रितिका का, उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया, धोखा दिया, उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपा। और इसी की वजह से रितिका को तरुण से शादी करनी पड़ी। चुप कर तू, मेरा खून पिएगी क्या? रितिका का बच्चा? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे और रितिका के बीच में कुछ था ही नहीं, तो ये बच्चा कैसे हो सकता है रितिका का? ये बच्चा किसी और का तो हो सकता है। ओ कम ऑन सर, ऐसा तो होता नहीं है कि रात को सोए और सुबह बच्चा आ गया। सर 9 महीने लगते हैं और फीमेल की बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, बेबी बम्प आता है सर। पर रितिका के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बच्चा रितिका का कैसे हो सकता है सर? सर आप रितिका को छोड़िए, उसकी माँ से एक बार फिर से पूछताछ कीजिए, वो आपको इस बारे में अच्छे से बता सकती है। और ये विशाल, रितिका को धोखा देने वाला वो लड़का विशाल ही था ना? सर नाम तो कभी मुझे रितिका ने बताया ही नहीं, लेकिन हाँ सर, विशाल, रितिका और वीना एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे, तो इस बारे में सर आपको वीना अच्छे से बता सकती है। विशाल रितिका का बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। मगर उसने आपके लिए रितिका को छोड़ दिया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उनके ब्रेकअप के बाद ही विशाल और मैं रिलेशनशिप में आए। पहले तो मैं डर रही थी कि मैं रितिका को कैसे बताऊंगी, लेकिन जब उसे बताया तो उसने सपोर्ट किया।
तू रो क्यों रही है? अब विशाल और मेरा ब्रेकअप हो गया तो विशाल देवदास बनकर थोड़ी घूमेगा, उसे भी तो पार्टनर चाहिए। एक बात बता, तू खुश है? तो बस फिर क्या प्रॉब्लम है? आई एम हैप्पी फॉर यू। वीना जी, आपने हमें कभी बताया नहीं अपनी इस हिस्ट्री के बारे में। सर 10 साल पहले की बात थी और फिर हमने अपने मसले सुलझा लिए थे इन सब को लेकर, और फिर हमारे बीच में कभी कोई कड़वाहट आई ही नहीं। अच्छा, कभी रितिका ने आपसे किसी बच्चे के बारे में जिक्र किया था? सर ये बात तो आप भी जानते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट करने वाली थी। मैं अडॉप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो रितिका ने अपनी माँ के पास छोड़ा हुआ था। माँ के पास छोड़ा हुआ था? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वर्मा, ये रितिका अपने आप में ही एक पहेली थी। माँ को शिफ्ट किया, किसी को नहीं बताया। बच्चे को लेकर आई, पति को नहीं बताया। बेस्ट फ्रेंड का पति एक्स बॉयफ्रेंड था 10 साल पहले, लेकिन उसका बिजनेस अब जाके डुबाया। तरुण, उससे शादी करने का तो रीजन ही अलग था। पर सर, जो डोनेशन वो बंद पड़े अनाथ आश्रम को दे रही थी, उसके पीछे भी रीजन कुछ और ही हो। सच कह रहे वर्मा, इस बच्चे का हो ना हो कनेक्शन इस अनाथ आश्रम और डोनेशन से ही है। अगर किलर को पकड़ना है तो हमें इस डोनेशन को ट्रेस करना ही होगा। जी सर, ये लड़की आई थी कंप्लेंट का पता करने कि कंप्लेंट किसने की है। अच्छी कहानी बनाई तुमने अपने और रितिका के बेस्ट फ्रेंड होने की, लेकिन कहानियां तो झूठ होती हैं ना, जैसे कि तुम्हारी कहानी झूठ निकली। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। तुम्हें पता चल गया था कि रितिका ने कंप्लेंट करके तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवाया था, और अब तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुमने ही पता करवाया था ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, और आज तक तुमने और रितिका का बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक किया, दिखावा किया तुमने। हाँ सर, मुझे पता था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि रितिका बेस्ट फ्रेंड बनकर पिछले 10 सालों से मुझसे बदला लेने का प्लान बना रही है। क्योंकि मैंने विशाल से शादी की थी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड से शादी की थी, और उसने मुझे विशाल से अलग करने की कोशिश की। मेरे कान भरे उसके खिलाफ। विशाल की वजह से तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, आज तुम्हें लोगों की धमकियां सुननी पड़ी है, ये देखो। तो इसलिए मार दिया रितिका को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, और उसने फर्जी रिपोर्ट करके मेरा रेस्टोरेंट बंद करा दिया। जानते हैं कितना नुकसान हुआ हमारा, कितनी धमकियां सुनी हम लोगों ने, कितनी बातें सुनी। मैं रितिका को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती रही, लेकिन वो ही मेरी बर्बादी की वजह बनी। और जब मुझे असलियत का पता चला तो मैं उससे बात करने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर गई। मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती थी और तुम ही मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई थी। बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझती हो तुम? बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स नहीं चुराया करते। क्या बकवास कर रही हो? 10 साल पुरानी बात खोद रही हो। विशाल और तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था, याद नहीं है तुम्हें? ब्रेकअप हुआ था, सिर्फ ब्रेकअप। मैं उसे मना लेती अगर तुम बीच में नहीं आती तो, लेकिन तुम बीच में आके सब खराब कर दी, और तुम्हारे पास सब कुछ हो गया, अच्छा पति, अच्छा बिजनेस, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इसलिए तुम विशाल और मुझे अलग करना चाहती थी और हमारा रेस्टोरेंट भी बंद करवा दिया। मेरी माँ ने सिखाया है। सर, रितिका की माँ ने उसे एक शैतान की तरह पाला, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब था, अपने फायदे से मतलब था। उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, ना दोस्ती, ना प्यार, कुछ भी नहीं। पर मैंने रितिका को नहीं मारा। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा रितिका को? मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं मारा उसे। सो मुझे अब भी लग रहा है ये वीना पूरी बात नहीं बता रही, और ऊपर से वो बच्चा, वो किसका है? उसका भी कुछ पता नहीं चला। कर क्या सकते हैं वर्मा? कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है हमारे पास वीना को रितिका के मर्डर से कनेक्ट करने का। जाने दो उसे। सर? जाने दो। मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब तो अपना वादा पूरा कर दो, जो तुमने किया था मुझसे, मुझे लौटा दो।
रितिका मैडम, कल मैं आपके पास आ रही हूँ बच्चे को लेकर। वो डील फाइनल करो अब, मुझे पैसे चाहिए। क्या हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है उस बच्चे को रखने में, तो कल शाम को मैं आपकी माँ के घर आ रही हूँ बच्चे को लेकर। और हाँ, ज्यादा डोनेशन का लालच मत देना मुझे, मैं पैसों के चक्कर में फंसना नहीं चाहती। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। मैंने अपना वादा निभाया, तुम भी निभाओ। हम जानते थे, भले ही तुम अपनी जबान से हमें सच ना बताओ, लेकिन सच्चाई तक तुम ही हमें लेके आओगी, और तुमने वही किया। सर, मेरी बच्ची रितिका की माँ आशा और नर्स शिल्पा के पास थी, और उन्होंने मुझे रितिका के बारे में सच बताने के लिए मना किया। किस तरह का सच? सर, मुझसे बदला लेने के लिए रितिका ने ना सिर्फ मेरी शादी और रेस्टोरेंट बर्बाद किया, बल्कि मेरी बच्ची भी मुझसे छीन ली, वो भी उस शिल्पा नर्स के जरिए, और मुझे कहा कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। मेरा बच्चा मैंने ही पैदा किया था, मैंने ही मार दिया। मेरा बच्चा। अगर अपनी बच्ची चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। सर, आशा ने मुझे धमकी दी थी कि मैं रितिका के मर्डर के बारे में किसी को ना बताऊं। मैंने उसके कहने पर रितिका के बॉडी के पार्ट्स को शहर में इधर उधर फेंक दिया, सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। तुमने अपनी ही बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो वैसा ही बन गई थी जैसा तुम उसे बचपन से बनाना चाहती थी? तो मेरी माँ भी मुझे ऐसा ही बनाना चाहती थी, पर मैंने अपनी माँ को मारा नहीं, कभी गाली नहीं थी। और रितिका ने मेरे साथ क्या किया? देखो देखो मेरा हाल, मेरे चेहरे के साथ क्या किया। उसने ना सिर्फ मेरा चेहरा खराब किया, बल्कि मुझे ड्रग्स भी देती थी। अगर मुझे इस नर्स ने ना बताया होता तो मैं तो अल्जाइमर ही समझती ना। इसलिए उस राक्षस का अंत मेरे हाथों होना था। तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतें माँ बनने के लायक ही नहीं होती। तुम्हारी बेटी रितिका राक्षस जरूर बन गई, लेकिन उसे राक्षस बनाने में तुम्हारा ही हाथ था। आज वो मुक्त जरूर हो गई, लेकिन तुम जरूर अपनी आखिरी सांस तक इसी जेल में सड़ोगी, ये मेरा वादा है। कहते हैं कि हम वैसे ही इंसान बनते हैं जैसी परवरिश हमारे माँ बाप ने की होती है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे दोस्त, पड़ोसी, शिक्षक ये भी तो हमारी परवरिश का हिस्सा बनते हैं। वो भी तो हमारी सोच को डेवलप करते हैं। इस केस में ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि पीड़ित कौन था और अपराधी कौन। दुख की बात है कि रितिका अपनी मां के द्वारा दी गई यातना और तड़प की वजह से एक कटु इंसान में बदल गई। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।